डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय हिंदी लेकर पढ़ने वाले छात्रों के पहले प्रश्न पत्र के पहले खंड हिंदी कहानियाँ और व्याकरण में से हम दूसरी इकाई चीफ की दावत का ये दूसरा भाग लेकर के आए हैं। मित्रों, इस इकाई का लेखन डॉक्टर धनलक्ष्मी वक्तानी जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। मित्रों, पिछले भाग में हमने कहानी के विषय में थोड़ा जाना था, कहानीकार भीष्म साहनी जी के विषय में थोड़ा जाना था, मुख्य अंशों की व्याख्या देखी थी। आज का जो ये व्याख्यान है उसका उद्देश्य है भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के कहानी के जो 6 तत्व होते हैं उनके आधार पर विश्लेषण करना। तो 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व पहले से माने विद्वानों ने ये समीक्षा के आधार के रूप में तय किए थे। यद्यपि आधुनिक कहानी इन 6 पर उस तरह से नहीं चलती है। चीज़ें तो ये रहती ही हैं कहानी में, लेकिन जो उसका विश्लेषण आधुनिक विश्लेषण है वो थोड़ा सा इससे अलग उसको रखा है। उसमें समस्या को एक जोड़ा है, क्योंकि बात की जो कहानी आधुनिक कहानी है उसमें किसी न किसी समस्या पर बात होती है। लेकिन हम ये जो आपको समझाने के तरीके के लिए, आपको ये बताने के लिए कि किसी कहानी को पढ़कर आनंद तो लीजिए, सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप कहानी को पढ़कर आनंद लीजिए, लेकिन जब उसका विश्लेषण करने बैठें, उसका मूल्यांकन करने बैठें कि कहानी कहाँ तक सफल हो पाई है, लेखक ने कितना अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, कौन से पहलू हैं जिस पर उसकी लेखनी को थोड़ा सा वो कम रह गई है, पीछे रह गई है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए हम ये 6 तत्व रखते हैं। तो आइए मित्रों, एक के बाद एक इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कथा वस्तु। तो आप जैसा कि जानते ही हैं, चीफ की दावत की कथा आपको मालूम है, आपने पढ़ी हुई है। पिछले भाग में, पिछले व्याख्यान में हमने दोहराई भी थी, उसके मुख्य बिंदुओं को देखा भी था। तो इसमें चीफ की दावत की कथा वस्तु को अगर हम लेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके 2 भाग बनते हैं मुख्य रूप से। पहले भाग में दावत की तैयारी दिखाई गई है, जहाँ पर श्यामलाल जी जो है, श्यामनाथ जी पूरे घर में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था चौकस है कि नहीं। बिल्कुल घर की सजावट का मुआयना कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। फिर बारी आती है कि फालतू जो चीज़ें हैं उनको सब हटाया बढ़ाया जाए। सारी अब व्यवस्था तो हो गई है, कहाँ पर मेहमान बैठेंगे, कहाँ पर आने के साथ तुरंत बैठक में बैठेंगे, उसके बाद खाने के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था जब हो गई है बिल्कुल ठीक ठाक, तो कौन सी चीज़ें हैं जो अनावश्यक हैं या फालतू दिखाई पड़ रही हैं, उनको हटाया जाए। तो वो कवायद होती है। और उसी में फिर श्यामलाल जी को अचानक श्यामनाथ जी को याद आता है कि माँ का क्या किया जाए। अब मित्रों, ये इतना लेखन इतना बढ़िया है भीष्म साहनी का। शैली पर जब हम बात करेंगे तो इसकी ज़्यादा बात करेंगे कि उन्होंने इस क्रम में रखा है। माँ की बात अभी तक आई नहीं थी, जब फालतू चीज़ों को छुपाने वाली बात आई, वहाँ पर माँ की याद आई है, वहाँ पर माँ आती हैं। तो इस पूरी कहानी का जो थीम है या इस कहानी का जो उद्देश्य है, वो उस पंक्ति में पहली ही मैंने जो कहानी की बिल्कुल आरंभ में ये स्टैब्लिश हो जा रहा है कि कैसे माँ उपेक्षित हैं या माँ को अलग कर दिया गया है परिवार से। और फिर इस कथा वस्तु का विश्लेषण करते हुए हम देखेंगे कि जो दूसरा भाग है उसमें दावत की सफलता दर्शाई गई है। चीफ आते हैं, चीफ घर की सजावट से प्रसन्न होते हैं, पर्दों इत्यादि से प्रसन्न होते हैं, और फिर उसके बाद ड्रिंक्स बड़ी अच्छी चलती है,
डिनर के पहले उसमें काफ़ी रंग जमता है, काफ़ी हंसी मजाक ठहाके लगते हैं, मतलब पूरे शबाब पर पार्टी उनकी चलती है। और फिर जब खाना खाने के लिए बढ़ते हैं तो बरामदे में चीफ की भेंट होती है माँ से, जो कि सो रही थी कुर्सी पर। तो बड़ी वो ऑकवर्ड सी स्थिति। श्यामनाथ जी जब देखते हैं तो बहुत बहुत चिंतित और बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, बहुत डर जाते हैं। लेकिन चीफ बहुत अमेरिकन है और भारतीय संस्कृति से उसका लगाव है। ये भी एक फैशन की तरह से था पश्चिमी लोगों के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि वो ओरिएंटल चीज़ों को या पूर्वी जो प्राच्य देश हैं उनकी चीज़ों को वो पसंद करना एक उच्च कोटि की बात समझते हैं। तो वो मिलता है प्रसन्नतापूर्वक, माँ से मिलता है, हाथ मिलाता है और उनसे कुछ सुनाने को कहता है। और वो गीत किसी तरह से गाती हैं माँ। और उसके बाद फिर क्या दस्तकारी क्या होती है ये देखना चाहता है। फुलकारी उनको दिखाई जाती है माँ की बनाई हुई पहले कभी की, और वो बहुत पसंद करता है। और फिर फुलकारी माँ उनके लिए बना देंगी, ऐसा कमिटमेंट करते हैं श्यामनाथ जी। और यहाँ पर भी श्यामलाल गलती से लिखा हुआ है मित्रों, ध्यान रखिएगा। करेक्टर का नाम श्यामनाथ है। तो उसके बाद वो स्वार्थ पूर्ति के लिए, उसके बाद जैसे दिखाया कि पहले माँ फालतू की चीज़ थी और जब चीफ को पसंद आ गया और वो फुलकारी बनवाना चाहता है तो कितना प्रेम से वो माँ से मिलता है उस डिनर के बाद और उनसे कहता है कि वो फुलकारी बना दें। और माँ तो बहुत डरी हुई हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटे ने कहा था कि सोना मत, और वो सो गई और इतना वो लगातार उसके बाद वो रो रही थी। उनको समझ ही में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बेटा जब कहता है, बेटे से कहते हैं कि नहीं मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर उपयुक्त नहीं हूँ, मुझे जाने दो। तो तब वो जो कि स्वयं ही चाहता था कि वहाँ से चली जाए माँ, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कहता है कि नहीं माँ, तुम क्या मुझे धोखा देके चली जाओगी? तुमने तो कहा है कि तुम बना दोगी, तो तुमको बनाना होगा फुलकारी। और उनकी अक्षमता है, आँख नहीं साथ दे रही है, लेकिन तब भी वो कहता है कि बनाना होगा। और बेटे के प्रति ममत्व से भरी हुई माँ राज़ी हो जाती हैं कि वो किसी भी तरह से फुलकारी बना के देंगी। तो ये कथा वस्तु है। कथा वस्तु को 2 भागों में बांट करके लेखक ने अच्छी तरह से इस पूरी कहानी को बढ़ाया है। दूसरी जो प्रमुख तत्व है वो है चरित्र चित्रण। दूसरा जो हिस्सा है वो है चरित्र चित्रण का। इसमें हम 2 तरह के पात्र देख सकते हैं, एक प्रतिनिधि पात्र और एक गौण पात्र, या कहिए कि मुख्य पात्र और गौण पात्र। तो मुख्य पात्र इसमें 2 ही बनते हैं, श्यामनाथ और माँ। ये 2 ही पात्र हैं जो कि मुख्य पात्र के रूप में या प्रतिनिधि पात्र कहे जाएंगे इस कहानी के लिए। और बाकी चीफ हैं या मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी और अन्य लोग हैं, तो वो सारे लोग गौण पात्र में आएंगे। हम मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो माँ है, सबसे पहले माँ का चरित्र चित्रण अगर हम देखें तो ममतामयी है बहुत ही। वो माँ अपने बेटे के प्रति प्रेम में इतना ज़्यादा उनके मन में अपने बेटे के प्रति वात्सल्य है कि उनका बेटा कितना भी उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों न कर ले, वो बेटे की उन्नति, उसकी प्रगति के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। और वो स्वयं इतनी वृद्ध हो गई हैं कि आँख ठीक से काम नहीं करती और फुलकारी जैसा महीन काम उनके लिए लगभग संभव नहीं है। लेकिन जब बेटा कहता है कि अगर फुलकारी बना करके चीफ को दी जाएगी, उसके बॉस को दी जाएगी, तो वो प्रसन्न होगा और हो सकता है कि उसकी तरक्की कर दे, तो सिर्फ इस ख्याल से कि उनके किसी काम से बेटे को तरक्की मिल सकती है, वो बेहतरी की ओर जा सकता है, वो सारी मुसीबतें या सारा जो सारी पीड़ा है, सारी परेशानियां हैं, उसको झेलने को तैयार हो जाती हैं और वो बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं फुलकारी। मित्रों, यहाँ पर फुलकारी की बात कर ले। फुलकारी जो है एक ख़ास तरह की एम्ब्रॉयडरी है पंजाब की, काफ़ी सुंदर महीन फूल काढ़ते हैं दुपट्टे वगैरह पे, साड़ी वगैरह पे ख़ास तरीके से, तो वो फुलकारी कही जाती है।
त्याग दिखाई पड़ता है माँ का, कि अपना उसका बेटे की पढ़ाई के लिए उसने अपना एक एक गहना तक बेच दिया, जो कि स्त्रियों को सामान्यतः गहना बहुत ही आभूषण प्रिय होती हैं स्त्रियां, और एक तरह से उनकी संपत्ति के रूप में उनके पास सिर्फ वो वही आभूषण ही रहते हैं जो उनको विवाह में मिलते हैं। ताउम्र उनकी और कोई संपत्ति बन ही नहीं पाती है, तो यही उनकी एकमात्र संपत्ति होती है। वो भी उन्होंने सारी की सारी अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। तो बड़ी कितना बड़ा त्याग उसमें दिखाई पड़ता है माँ का। ये उनका चरित्र उभर कर सामने आता है। और फिर दिखाई पड़ता है कि कितनी उपेक्षिता वो हो गई हैं। मैंने सब कुछ करने के बाद जब बेटे का स्वयं का परिवार हो गया, तब उसमें उनकी स्थिति जो है वो छुपाने योग्य हो गई है। बेटा इस जुगत में होता है कि कैसे छुपाए, और जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो भी उसको रास नहीं आती। जैसे प्रसंग आते हैं कहानी में कि शुरू में ही श्यामनाथ की पत्नी कहती हैं कि इनको इनकी सहेली के घर भेज दिया जाए जो पिछवाड़े पे रहती है, और वो चूँकि जो महिला जिस महिला की बात हो रही है उसको किसी भी कारण से श्यामनाथ नहीं पसंद करते, तो वो नहीं तैयार होते हैं कि उनके घर जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो महिला फिर से आना जाना शुरू करे। इससे पता चलता है कि माँ निश्चित रूप से माँ की सहेली हैं, माँ कुछ अच्छे पल उनके साथ गुजार सकती हैं, गुजारती रही होंगी, और वो सहेली बराबर माँ के पास आती रही होगी। लेकिन श्यामनाथ को अपनी माँ ही उस घर में फिट नहीं समझ में आती हैं, तो उनकी सहेली दूसरी एक वृद्धा को वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, भले ही उससे उसकी माँ को कितना भी अच्छा क्यों न लगता हो। तो उनको परवाह ही नहीं है माँ के की प्रसन्नता की। तो किस तरह से उपेक्षिता हो गई, किस तरह से उनको मेहमानों के सामने न आने के लिए वो सारे जुगत करते हैं, जो कि आदर की पात्र होनी चाहिए, जो कि मेहमानों के माने मेहमानों को उनसे मिलने आना चाहिए, उनको प्रणाम करने आना चाहिए। वो तो कुछ नहीं, मेहमानों के सामने वो गलती से भी न पड़ जाएं, इसका प्रयत्न श्यामनाथ करते हैं। तो कितना ही उपेक्षित वृद्धावस्था में माँ हो गई हैं वो दिखाई पड़ता है। फिर दूसरा श्यामनाथ हैं, उनके विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो है कि वो महत्वाकांक्षी हैं बहुत, है ना। वो अपनी तरक्की चाहते हैं, किसी भी तरह से तरक्की चाहते हैं। ये चीफ की दावत का जो आयोजन हुआ है उसके पीछे भी कारण यही है कि उनको लगता है कि अगर चीफ खुश होंगे, उनके बॉस खुश होंगे, तो उनको बेहतर स्थिति, बेहतर पद वो दे सकते हैं। बेहद स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका जो सब कुछ जो उनका सारा बात व्यवहार दिखाई पड़ रहा है वो स्वार्थ से लिप्त दिखाई पड़ रहा है। अपनी पत्नी को भी वो कहते हैं माँ के संदर्भ में कि अच्छा खासा वो जा रही थी भाई के घर और तुमने अपने अच्छा बनने के लिए रोक दिया। तो पत्नी उसमें कहती है उसमें मैं क्यों बीच में पड़ूँ, आप माँ बेटे के बीच में। तो सिर्फ इस वाक्य से पता चलता है कि स्वार्थ के लिए वो किसी की अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो घटना क्या घटी होगी, उसका कहीं और कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक साधारण रूप से हम अगर कल्पना करें तो ये हो सकता है कि उनकी पत्नी ने रोका हो माँ को कि नहीं आप हमारे साथ रहिए, और ये चाहे दिखावे के लिए ही क्यों न किया हो, लेकिन ये एक अच्छा एक सहानुभूति माँ के प्रति उसने दर्शाई, और वो भी उनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उससे उनका स्वार्थ बाधित हो रहा है। तो कितने स्वार्थी हैं। और जिस माँ को वो सामने तक नहीं लाना चाहते थे, उस माँ से मिल करके जब चीफ खुश हो गया तो उसी माँ को वो मान दे रहे हैं, या उसी माँ को वो आलिंगनबद्ध कर रहे हैं। और उसके पीछे भी उनकी मंशा यही है कि माँ जो है बिना नाक नुकुर किए जो भेंट या जो फुलकारी वो बनवाना चाहते हैं वो आसानी से बना दें, क्योंकि जैसे ही वो बात करती हैं कि उनको जाने दिया जाए, और वो तुरंत अपना आलिंगन खोल देते हैं, हाथ हटा देते हैं और वापस तेवर में आ जाते हैं। तो उनका स्वार्थी व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। खुशामदी है, खुशामदी भी इसी चीज़ से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने चीफ की दावत, अपने बॉस की दावत अपने घर में अरेंज की है और उसके लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं। अवसरवादी हैं,
मैंने किसी को चीफ को खुश करके, बॉस को खुश करके, और वो कोई ना कोई पद या कुछ लाभ लेना चाहते हैं। और माँ के साथ भी अवसरवाद वो करते हैं। वही वो जो माँ उनके लिए एक फालतू वस्तु हो गई थी, जिस माँ को घर में रखने में उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, उस माँ को अपने लाभ के लिए वो प्रेम का उस प्रेम प्रदर्शन उनके सामने करते हैं, माँ के सामने। डोमिनेटिंग नेचर के हैं, क्योंकि वर्णन किया है कि वो सारा घर में जो सारी व्यवस्था है, सारे घर का संचालन उनके हाथ में था। पर्दे किस कलर के होंगे, सोफ़े के कवर कैसे होंगे, यहाँ तक कि पत्नी साड़ी कौन सी पहनेंगी, ये भी वही निश्चित करते हैं। तो काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के हैं, पितृसत्तात्मक समाज के वो प्रतिनिधि हैं। और परफेक्शनिस्ट दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ का मुआयना करते हैं, कि एक चीज़ को देखते हैं कि सब चीज़ ठीक से लगी है कि नहीं लगी है। तो परफेक्शनिस्ट दिखाई पड़ते हैं। तो ये शामनाथ का ये कुछ बिंदु है जिस पर हम शामनाथ के चरित्र का वर्णन कर सकते हैं कि किस प्रकार के शामनाथ थे। तो आप लोग भी जब कोई भी कहानी, ये एक उदाहरण स्वरूप एक कहानी रखी गई, आप कोई भी कहानी पढ़िए तो उसमें जो चरित्र हो, तो उसके चरित्र में क्या क्या गुण या अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, उसको इस तरह से आप विश्लेषित कर सकते हैं। फिर अगला जो तत्व होता है वो होता है संवाद का। तो इस कहानी में जो संवाद रखे हैं वो भी बड़े सही संवाद रखे हैं। एक छोटे छोटे संवाद हैं, बहुत लंबे चौड़े मोनोलॉग टाइप का कुछ उसमें नहीं है, यानी कोई भाषण टाइप का नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे छोटे छोटे संवाद आते हैं। शुरुआत में जब वो सारा देख रहे हैं और फिर प्रश्न आता है कि माँ का क्या होगा, तो सिर्फ इतना ही आया है, माँ का क्या होगा। उसके आगे पीछे क्यों माँ का क्या होगा या उसका जवाब देने का प्रयत्न लेखक ने नहीं किया है। उसने एक छोटा सा डायलॉग रखा है और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है उससे। सटीक है एकदम, जो बात टू द पॉइंट बात करिए। आज मुझे खाना नहीं खाना है, जब बेटा जाके कहता है, शामनाथ जी कहते हैं माँ से कि आज तुम जल्दी खा करके और अपने कोठरी में चली जाना, तो वो कहता है कि कहती हैं कि आज मुझे खाना नहीं खाना है, तुम तो जानते हो कि मांस मछली बने तो मैं कुछ भी नहीं खाती। ये सारी परिस्थितियों को स्पष्ट कर देता है कि माने घर में अगर पार्टी हो रही है तो माँ को भोजन तक नहीं मिलता है। बाकी दिनों में उनको वो रात्रि भोजन करती हैं, लेकिन जिन दिनों पार्टी होती है और मांस मछली पकती है, और चूँकि वो विधवा है शायद इस वजह से वो नहीं खा सकती, तो वो कुछ भी नहीं खाती और उनके खाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं किया। और वहाँ पर शामनाथ को इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। वो कहते हैं ठीक है जो भी है। तो ये बहुत सटीक डायलॉग रखे हैं, धारदार हैं ये डायलॉग, पूरी चीज़ को एकदम खोल करके रख देते हैं, पूरी परिस्थिति को, पूरे क्या किस तरह से व्यवहार हो रहा है उसको स्पष्ट कर देते हैं डायलॉग छोटे छोटे ये। वो कहते हैं कि माँ को कपड़े पहना के देखते हैं कि कौन से कपड़े में वो ठीक लग रही हैं, और फिर कहते हैं कि कुछ थोड़ा चूड़ी वूड़ी भी पहन लो। तो माँ सहज भाव से कहती हैं कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब ये बेहद साधारण सी बात है लेकिन बेहद धारदार है। मैंने पूरी कि माँ कितनी मुफलिसी, कितनी परेशानी में रह करके उसने बेटे को पढ़ाया है, उच्च शिक्षा दी है, और वो बेटा कैसा व्यवहार आज कर रहा है। उस शिक्षा के बदौलत एक उच्च पद प्राप्त कर लेने के बाद उस बेटे का व्यवहार किस प्रकार का हो रहा है, ये बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। तो संवाद बेहद संक्षिप्त, सटीक और धारदार रखे हैं। इसके अलावा वो चरित्र के उद्घाटक हैं वो संवाद। तो क्योंकि उससे पता चलता है शामनाथ के मन की बात, या शामनाथ का चरित्र हो या माँ का चरित्र हो, ये इन संवादों के माध्यम से ही खुला है। उनका बहुत वर्णन लेखक ने अलग से नहीं किया है। ये जो छोटे छोटे संवाद रखे हैं उसी के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि माँ कितनी त्यागमयी, ममतामयी थी, और उनका बेटा शामनाथ कितना अवसरवादी या स्वार्थी, जो हमने आगे पात्र का चरित्र चित्रण करते हुए बातें करी, वो सारी बातें इन्हीं संवादों के माध्यम से खुलती है।
तो ये चरित्र उद्घाटक है ये संवाद। तुम चली जाओगे तो फुलकारी कौन बनाएगा? माँ चली जाएंगी उसके पास से, उसकी चिंता नहीं है, फुलकारी नहीं बन पाएगी इसकी चिंता उस बेटे को है। तो कैसा क्या चरित्र उस बेटे का हो सकता है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भावपूर्ण है वो, जब बात करते हुए माँ को पता चलता है तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तुरंत उनका भाव परिवर्तन हो जाता है। जो दुखी होती रहती हैं, जो जाना चाहती हैं, इस पूरे माहौल से निकल जाना चाहती हैं, वो सिर्फ ये सुन करके कि बेटे को हो सकता है कि तरक्की मिल जाए, वो भी पक्का है नहीं है, वो कहता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, तो अगर वो खुश होंगे तो कर सकते हैं। तो सिर्फ इस ख्याल से, इस बात से वो बेहद गदगद हो जाती हैं, बेहद माने वो ममता से भर जाती हैं कि बेटे के लिए उनको करना है। और हृदय द्रावक भी हैं, माने मन को छूते हैं, भावुक कर देते हैं। बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, हैं, कहती हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में उपयुक्त नहीं हूँ, तुम लोगों को दिक्कत होती है हमसे, तो मुझे हरिद्वार भेज दो। हरिद्वार में कोई उनका है नहीं, लेकिन वहाँ ओल्ड एज होम में कहिए या विधवाश्रम में कहिए, वो एकाकी जीवन व्यतीत करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके अपने परिवार में, उनके अपने बेटे के परिवार में उनकी कोई जगह नहीं बन पा रही है या नहीं बनने दी जा रही है। तो ये इस तरह ये 6 क्वालिटी हम देख सकते हैं कि इस कहानी के संवाद में दिखाई पड़ती है। अगला जो तत्व है वो है देश काल और वातावरण का। तो देश काल और वातावरण मित्रों, कोई भी कहानी होगी वो किसी न किसी समय और किसी न किसी स्थान से बंधी होगी, है ना। कहीं पर वो कहानी घटित होगी और किसी समय पर घटित होगी। तो वही कई बार होता है कि कहानी में स्पष्ट बता दिया जाता है कि इस गांव, इस शहर में ये घटना घटी और ये समय था, काफ़ी स्पष्टता से समझ में आ जाता है। कहीं कहीं पर नहीं समझ में आता है, कहीं कहीं पर उतना साफ कहानी में नहीं दिया रहता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता बहुत नहीं होती है। जैसे यही कहानी है, इसमें कहीं पर ये नहीं दिखाई पड़ता है कि किस शहर, श्यामलाल जी किस शहर में रह रहे हैं, तो भी ये समझ में आता है कि आधुनिक भारत का कोई बड़ा शहर होना चाहिए। छोटा शहर भी हो सकता है, लेकिन उसका बॉस अमेरिकी है, यानी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें वो काम कर रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बड़े शहर में ही हो सकती हैं। तो इससे ये अंदाज लगता है कि ये आधुनिक भारत का कोई बड़ा शहर होगा। समय बिल्कुल साफ तौर पे तो नहीं, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि चूँकि भीष्म साहनी का लेखन स्वतंत्रता के पहले का भी है, स्वतंत्रता के बाद का भी है, लेकिन ये पारिवारिक विघटन और इस तरह के एक एकल परिवार की व्यवस्था ज़्यादा जो है वो स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुई है, और अपने बड़े बूढ़ों की उपेक्षा का भाव ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद ही ज़्यादा जोर पकड़ने लगा था। तो ये लगता है कि स्वतंत्रता के बाद 20वीं शताब्दी का ये समय रहा होगा जो इस कहानी का समय है। मध्यम वर्गीय वेतनभोगी एकल पंजाबी परिवार है ये, है ना। पंजाबी परिवार इसलिए क्योंकि वो फुलकारी की बात आती है और वो टप्पे सुनाने के लिए कहते हैं, तो इससे समझ में आता है कि वो पंजाबी परिवार है। दिल्ली का तो बहुत संभव है कि ये दिल्ली की घटना हो। दिल्ली के भीष्म साहनी स्वयं भी काफ़ी समय तक दिल्ली में रहे थे, तो ये दिल्ली के किसी परिवार की घटना लगती है। और प्रदर्शन प्रियता का बोलबाला दिखाई पड़ता है, क्योंकि श्यामनाथ पूरे समय कैसे वो अपना प्रदर्शन, जो उनके पास जो कुछ भी है उसका कितना अच्छे से अच्छा वो प्रदर्शन कर सकते हैं, यही उनका प्रयत्न रहता है। और असंवेदनशीलता इस पूरे वातावरण में छाई हुई है, कहीं पर भी किसी की भी संवेदनशीलता बहुत नहीं दिखाई देती है। चीफ भी जब माँ से आकर के मिलते हैं तो वो भी एक तरह की प्रदर्शन प्रियता के तहत ही मिलते हैं। पश्चिमी लोगों का पूर्वी लोगों से मिलना भी एक फैशन की तरह से है, तो वो उस फैशन के लिए मिलते हैं। सचमुच बेटे की, सचमुच माँ की क्या अवस्था है, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, इसकी कोई चिंता उनको नहीं, उसमें नहीं दिखाई पड़ी है, कहीं पे कोई चर्चा नहीं हुई है।
उसमें चीफ का माने करेक्टर के विषय में हम उसको लेकर के कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की संस्कृति भी अलग होती है और वो अपने संस्कृति के तरह से काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक पूरे उसमें असंवेदनशीलता वहाँ पे जो चीफ के साथ और दूसरी महिलाएं आई थी और वो देखती हैं, वो पहले हंस पड़ती हैं देख करके। और एक हो सकता है कि उसमें उनका एक जो श्यामलाल के समकक्ष वो सब थे, श्यामलाल के कलीग थे, और श्यामलाल की पार्टी इतनी अच्छी जा रही थी, उसमें एक ऐसी चीज़ आ गई और इससे उनको कुछ आत्मतोष मिला हो कि कोई उनके श्यामलाल की पार्टी बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ी है या दाग लग गया, या इससे हो सकता है कि चीफ को बुरा लग जाए, तो शायद इस ख्याल से भी तो वो वहाँ पर मैंने एक वृद्ध महिला कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई। इस ये संवेदना किसी के पास नहीं होती। सब उस माने वो थोड़ी चूँकि वृद्ध हैं, उनका जो वर्णन, शारीरिक वर्णन कहानी में मिलता है, बाल झड़ गए हैं, खर्राटे लेती हैं, मुंह पोपला हो गया है, शरीर दुबला पतला सूखा सा लगता है, उस पर कपड़े टांगे हुए से लगते हैं। तो ये जो पूरा वर्णन है, कोई बहुत सुरुचि संपन्न या खूबसूरत काया का नहीं दिखाई पड़ता। तो ये उसके प्रति करुणा का जागृत होना या उसके प्रति कोई प्रेम का भाव जागृत होना या माने आदर का भाव जागृत होना, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाई पड़ती है कि एक महिला, वृद्ध महिला, वो कुर्सी पर इस अटपटी स्थिति में, इस माने जो कि कतई आरामदायक नहीं है, ऐसी स्थिति में वो सोई हुई है, तो उसको कैसे आराम दे सकते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता है। तो असंवेदनशीलता पूरे वातावरण में दिखाई पड़ती है। भाषा शैली के विषय में बात करें, अगला जो हमारा है, उसमें भाषा जो है एक बिल्कुल सहज प्रवाहमयी परिनिष्ठित भाषा रखी है। शहरी वातावरण है तो इसलिए गंवईपन नहीं है, उसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है और आवश्यकता अनुसार पंजाबी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जो सामान्य रूप से होता है घरों में। तो भाषा बहुत सटीक और स्पष्ट है। शैली भी सहज, सरल और यथार्थवादी शैली अपनाई गई है। संवादों के माध्यम से व्यंग्य को उभारा गया है। तो एक बढ़िया घटना प्रधान ये कहानी बन पड़ी, घटना प्रधान शैली है, वो यहाँ पर लिखना रह गया है। तो ये शैली जो है घटना प्रधान, घटनाएं इसमें घटती हैं, बहुत वर्णन इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो घटना प्रधान शैली ये है। उद्देश्य अंत में कि क्या उद्देश्य है, तो आधुनिक युग में छींचते जाते पारिवारिक मूल्यों और आत्म केंद्रित भोगवादी संस्कृति की विद्रूपता का उद्घाटन इस कहानी का उद्देश्य है। लेखक ने इस पूरी घटना का वर्णन किया, उसमें यही बता रहे हैं कि किस तरह से जो परिवार में बड़े बूढ़ों को सम्मान देने की परंपरा थी हमारी, वो कैसे ख़त्म होती गई धीरे धीरे, और एक खाली अपना स्वार्थ देखते हुए और केवल भोगवादी संस्कृति, केवल उपभोग करने की संस्कृति कैसे हावी होती चली गई, वो इसमें दिखा रहे हैं। और उसका कितना वो दूर से अगर मैंने सामान्य जीवन में घटित होती है तो अजीब नहीं लगता है उतना, उसके तीखेपन का या उसकी विद्रूपता का एहसास नहीं होता है। जब हम कहानी के माध्यम से उसको एक दूर रख करके थोड़ा सा एक डिस्टेंस में देखते हैं, तब ये दिखाई पड़ता है कि कितना ये खराब चीज़ है। निश्चित रूप से हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हमारे सबकी संवेदना माँ के साथ जुड़ती है, उनकी दुरस्थिति के साथ जुड़ती है। तो इससे ये लेखक संदेश देना चाहते हैं कि हमें थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए अपने बुजुर्गों के प्रति। तो मित्रों, ये कहानी के 6 तत्वों के आधार पर हमने विश्लेषण देखा चीफ की दावत का, और आप अपना अध्ययन आरंभ करें। आपके जो आपको पाठ्य सामग्री मिली है उसमें ये पूरा अच्छी तरह से वर्णित है, और आप अपना अध्ययन, आपके अध्ययन में यदि आपको कोई तकलीफ आती है तो आप baou.ba.hindihindi@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं अपना प्रश्न। ईमेल लिखते समय
अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोर्स का नाम अवश्य लिखें। तो मित्रों, अपना अध्ययन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः